Hello everyone, welcome back to this series चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह सीरीज में मेरा आपसे मिलना दोबारा हो रहा है। जी हाँ, इससे पहले अपन लोग मिले थे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, और आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वो चैप्टर जो एडवांस के रिस्पेक्ट पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन चैप्टर है। बेहतरीन इन द टर्म्स ये रहता है कि काफी सारा क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है। अब तुम इसका कुछ पोर्शन उठाकर सॉल्ट एनालिसिस पे डाल दो, वहां पढ़ लो या यहां पढ़ लो, बात एक ही है। लेकिन ये मानकर चलिए, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, पी ब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर स्टूडेंट्स। तो बेटा एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पढ़ डालना। ये मत सोचना कि मेंस के रिस्पेक्ट पे पी ब्लॉक में ये रिड्यूस्ड है तो ना पढ़ें। कोशिश करना, कर देना। टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, किल्लत हो रही हो, या तुम एक साथ तुम्हें लग रहा हो कि यार नहीं, पहले जेई मेंस के लिए हम लोग ये सिलेक्टेड पोर्शंस पढ़ लेते हैं, बाद में फोड़ेंगे, तो भैया चलो ठीक है, लेकिन टेक रिस्क, टेक दिस थिंग एट योर ओन रिस्क, कहते हैं ना ये बात, वो अपने हिसाब से करना तुम, लेकिन छोड़ना नहीं। पी ब्लॉक का चप्पा चप्पा मैं एनसीईआरटी का प्रूफ भी लेकर आया हूं। चप्पा चप्पा मेंस एडवांस से पूछा जाता है। एनसीईआरटी कर लेना मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में। ज्यादा इधर उधर मत भागना कि यार ये बुक से कर ले, वो बुक से कर ले, वो कर ले, फलाना निकाना। एनसीईआरटी बस खत्म। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चंस है, जेई एडवांस 2022, कह रहा है डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स अ गैस Q। तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस पढ़ते हैं ना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस हो गया P4। P4 कहां पर बॉयल किया जा रहा है? NaOH सॉल्यूशन, यानी कि NaOH प्लस वाटर। ये बहुत जानी पहचानी रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है इसके प्रोडक्ट्स को याद करना। ये आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, PH3 प्लस NaH2PO2। यहां पर कभी कभार इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे P4 पर P पर 0 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां पर ये -3 आएगा। यहां पर ये देखिए +1 है, ये +2 है, ये +x है, ये -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1 आ रहा है। So this is how we can say that white phosphorus in the alkaline solution, red phosphorus तो रिएक्ट ही नहीं करता alkaline solution में, और ये चीज एनसीईआरटी में खास कर लिखी हुई है। तो white phosphorus in alkaline medium always gives disproportionation reaction। ठीक है, एक मिनट बच्चों जरा, हाँ ओके। तो जब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख ली, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख ली, अब आपको अगर इसमें कुछ लग रहा है कुछ अधूरा पना सा, तो उसको पूरा करो। क्या लग रहा है अधूरा? सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं लग रही है, बैलेंस करना जरूरी है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस टू क्वेश्चन पे। कभी कभार हमको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब रहता है, कभी कभार बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पर चूंकि ये एनसीईआरटी की मोस्ट ऑफ द फेमस रिएक्शन है, तो हम सब जानते हैं 3 मोल्स ऑफ NaOH प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O गिव्स 3 मोल्स ऑफ NaH2PO2। अब ये पीएचसी तो जानते हो ना, फॉस्फीन, फॉस्फीन गैस। तो यहां पर ये जो लिखा था ना, डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, ध्यान देना इसको, 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH गिव्स अ गैस Q। तो ये गैस Q यही तो है, फॉस्फीन गैस। अब ये भाई जहां तक हमने पढ़ा वहां तक हमने रिएक्शन लिख दी, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द अमाउंट ऑफ CuSO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस Q, यानी कि आप
PH3 की रिएक्शन CuSO4 के साथ तब तक कराइए जब तक वो जो फॉस्फीन जो गैस निकल रही है वो कंप्लीटली खत्म हो नहीं जाती। अच्छा भैया, ये देखिए, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हम लाए हैं, एनसीईआरटी का कटआउट है, ठीक है, साफ साफ ये रिएक्शन जो अभी आपको मैंने लिखवाई है, P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O गिव्स PH3 प्लस 3 टाइम्स NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सेम इसी के नीचे जब प्रॉपर्टीज में आते हैं तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि कॉपर सल्फेट PH3 के साथ रिएक्ट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स बनाता है प्लस H2SO4। ये देखिए यहां लिखा है व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन द करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स आर ऑब्टेन्ड। तो भैया इस रिएक्शन को यहां पर लिख देते हैं कि CuSO4 ने रिएक्शन किस, ये देखो कटआउट मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि बेटा कितनी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग करना। एनसीईआरटी की जितनी रिएक्शंस है अगर उसको लगा डाला तो तुम्हारा एडवांस झींगा लाला विद रिस्पेक्ट टू आईओसी। तो CuSO4 प्लस PH3 गिव्स Cu3P2 ये, और प्लस 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 H2SO4। बैलेंसिंग देखो आप वहां पे भी कर सकते हो, अगर थोड़े से समझदार हो कर लोगे। जैसे यहाँ पर 3Cu है तो बट ऑब्वियस की ये बात है यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2P है तो यहाँ पर 2P आएगा। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना आसान हो जाएगा कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 कर देंगे। मेन प्रोडक्ट्स अगर पता है तो बैलेंसिंग विल नॉट बी अ मेजर इशू नहीं है, ठीक है। तो अब अगर दो रिएक्शंस लिख दी, इसके बाद देखें क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ CuSO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस। अरे फिर तो ये मोल कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई, सिंपल वो क्या कहते हैं इसको, स्टोइकियोमेट्रिक वाली चीज खेलते होगे तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में, कर लो। अब P का देखो एटॉमिक वेट 31 दिया है, ठीक है, तो P4 का हमें क्या दिया है, मास दिया है। P4 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस कितने आ जाएंगे, गिवन मास इन ग्राम्स यानी कि 1.24 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, P4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो 31 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है, 124 आएगा, बोले तो 0.01। तो 0.01 मोल्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद दिस टू प्रोड्यूस, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये भी फॉस्फीन का 0.01 मोल ही मिल रहा होगा। अब हमको CuSO4 का अमाउंट चाहिए। इस रिएक्शन के हिसाब से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि भाई 3 मोल ऑफ CuSO4 इज, सॉरी उल्टा लिखना है, 2 moles of PH3 is producing 3 mole of CuSO4। या सिंपल वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हम लोग स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हैं ना, स्टोइकियोमेट्री रूल। नहीं पता तो हो सकता है हम इसीलिए सिंपल मेथड से कर दे रहे हैं। 2 मोल PH3 3 मोल CuSO4 के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो यार 0.01 मोल ऑफ PH3 कितने के साथ होगा, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 है ना, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 यानी कि 0.03 डिवाइडेड बाय 2। क्या यही आंसर है, क्या यही चाहिए था? तो बेटा ये आपने मोल्स निकाले हैं, आपको जो चाहिए वो ग्राम्स में चाहिए। ये क्या लिखा है, ग्राम्स मतलब तुम्हें चाहिए मास में। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गया है, गिवन मास चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, 0.03 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो Cu है 63, सल्फर है 32 और ऑक्सीजन 4 यानी कि 64।
तो 4 2 6 9 12 3 15 मल्टीप्लाई बाय 159। तो कईयों की कैलकुलेशन फास्ट होती है, अपन लोग रिस्क नहीं लेते हैं। अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर को खोलेंगे और इसे फटाफट सॉल्व करेंगे। 0.03 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 159, हालांकि कैलकुलेशन को इतनी मारी नहीं थी। 2.385 ग्राम आ रहा है। तो क्या लगता है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा फुल्का इस्तेमाल हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पी ब्लॉक की खूनखार नहीं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज लायक फॉर जेई एडवांस 2022। इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो काइंडली हैव अ लुक ऑन इट। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बाकी देखिए, एडवांस में टाइम इज नॉट द इशू। आप क्वेश्चन आराम से करिए, सही करिए, टेक योर टाइम, और कोशिश करिए कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको एक रफ कॉलम पे एकदम फ्लो चार्ट की तरह ड्रॉ कर लीजिए कि भाई ये चीज दिया है, इससे ये निकल रहा है, फिर आगे ये चीज मिल रही है, इससे ये निकल रहा है, तो कनेक्शन आराम से मिलेगा। निकालना था अमाउंट ऑफ CuSO4 जो कि फॉस्फीन के साथ पूरा कंज्यूम हो रहा है। फॉस्फीन जो कि प्रोडक्ट थी, किसकी प्रोडक्ट थी, जब व्हाइट फॉस्फोरस एल्कलाइन मीडियम के अंदर रिएक्ट कर रहा था। तो कनेक्शन हो रहा है, पूरा कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडवांस 2019 का, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन ग्राम in the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur. Now rhombic sulfur, again see the allotropic forms have been used, sulfur S8, rhombic sulfur S8 by concentrated HNO3। ऑक्सीडेशन हो रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा। तो कंसंट्रेटेड HNO3 का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जो HNO3 होता है अपना कॉन्सेंट्रेटेड वाला 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। यही अगर डाइल्यूट HNO3 होता तो NO देता। और कभी कभार किस के साथ वो रिएक्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना भाई, NO2 है कि NO है कि N2O है, वो डिपेंड करता है HNO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर कंसंट्रेटेड HNO3 का ऑक्सीडेशन प्रोसीजर देखें तो वो ये हुआ है, since it is liberating the nascent oxygen it is able to oxidize the other substance। और यहां पर जो मेन प्रोडक्ट है वो NO2 है। अब S8 को जब वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मिल रहा है। तो यार देखो, जो S8 है ना, S8 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है और जो ये पानी है ये आपस में मिलकर, बट ऑब्वियस की बात है सल्फर का ऐसा कंपाउंड सोचिए जिसमें सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ज्यादा तिगड़मबाजी वाली नहीं सोचना है, सिंपल है H2SO4, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इसको अगर बैलेंस करें तो ये 1/8 हो गया H2SO4। O4 करने के लिए ये 3 कर देते हैं। अब चूंकि यहां पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन है तो यहां पर भी पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन ओवरऑल रिएक्शंस को ऐड करके हमें यह पता चल जाएगा कि यार S8 जब HNO3 के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ठीक है। तो एक बार चलिए देखते हैं, 1/8 S8 प्लस H2O प्लस 3 moles of nascent oxygen प्लस 3 2 just 6 HNO3 gives H2SO4 plus 3 2 just 6 NO2 plus 3 H2O plus 3 nascent oxygen। जो कट रहा है उसे काट दो, ये 3 nascent oxygen कट गए, है ना, बोलो ए भैया। हाँ, और एक H2O यहां से कटा तो यहां पर बच गया 2 H2O। अब इस 1/8 को हटाने के लिए हम पूरी रिएक्शन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S8 प्लस 8 6 48 HNO3 gives
8 times H2SO4 plus 8 6 जा 48 NO2 plus 8 2 जा 16 H2O। ये हमारी बच्चों फाइनल रिएक्शन बन जाती है। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी विचित्र रिएक्शन है। विचित्र नहीं है, कंसेप्ट के हिसाब से चला है कि एसिड H2SO4 बना रहा है। H2SO4 को हमने कैसे बनाया भाई, नेसेंट ऑक्सीजन पानी और एसिड से ले लिया। NO2 का जो कंसंट्रेटेड HNO3 का जो ऑक्सीडेशन प्रोसीजर है वो ये फॉलो अप करता है। दोनों के नेसेंट ऑक्सीजन को काटने के लिए यहां से 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन था, और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमको 1/8 दिख रहा था, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें एक ओवरऑल रिएक्शन मिल जाए। वरना अगर तुम थोड़ा सा भी रटने में और याद करने में तेज हो, विश्वास रखते हो, तो बेटा ये एनसीईआरटी में साक्षात रिएक्शन दी हुई है। S8 plus 48 HNO3 gives 8 H2SO4 plus 48 NO2 plus 16 H2O। डायरेक्ट अगर तुम्हें रिएक्शन याद है, अब देखो ये कौन सा एडवांस का 2019 का है, हो सकता है 2019 में आया ये, अब हो सकता है व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है I2 से रिलेटेड आ जाए, तो आते आगे पीछे से ही है। तो ये एनसीईआरटी कटआउट इसलिए लाया हूं, ये तो प्रूफ कर दी मैंने रिएक्शन कैसे आई, पर एनसीईआरटी कटआउट इसलिए लाया हूं कि तुमको फोकस करना है एनसीईआरटी में। तो अब क्या करना है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस निकालना था इन ग्राम्स में, तो भाई 16 मोल्स पानी निकल रहे हैं, तो 16 मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। अब 16 इंटू 18 कर लो, ये हो जाएगा मास इन ग्राम। 16 मल्टीप्लाई बाय 18 288, तो 288 ग्राम ऑफ वाटर हैज बीन प्रोड्यूस्ड, है ना, एकदम झका डाला। देखो 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 जल्दी देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लिया अच्छे से, हो गया, इजी था। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू विद मोर देन वन करेक्ट टाइप। मोर देन वन करेक्ट है एडवांस 2017 का। AlCH3 होल क्यूब हैज अ 3C2E बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। तो ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ये हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ते हैं और कई लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं BH3 की, तो यहां पर हम लोग अपने बनाना बॉन्ड्स को लाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही होती है। 3 सेंटर, मतलब 3C2E का क्या मतलब होता है, काफी बच्चा इसमें ना लड़ रहा होता है कि सर इसका क्या मतलब है। सिंपल मतलब है बेटा कि ये 3 सेंटर हैं, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, और क्या था ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे होते हैं पूरी जगह, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से फैल जाती है, जिसकी वजह से एहसास होता है इन तीनों एटम्स के बीच में कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हमारे पास बॉन्ड है। ये है ब्रिज बॉन्डिंग, एक ब्रिज बना देना। इस एटम की वजह से या 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 3 सेंटर्स जुड़ रहे हैं, तो 3C2E। उसी तरीके से 3C4E भी होता है, वो क्या होता है अभी बताते हैं। अच्छा, 3C2E में हम लोग और कौन सा कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये BH3 डाइमर बना रहा है B2S6 के साथ, सॉरी BH3 डाइमर बना रहा है और दे रहा है B2S6 डाइबोरेन। उसी तरीके से सिमिलर पैटर्न पे हम AlCH3 CH3 CH3 इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये देखिए, हमें ये कह रहा था AlCH3 का होल क्यूब, इसके पास 3C2E करने की क्षमता है, तो ये बेटा बिल्कुल सही बात है। जिस तरह B2S6 का स्ट्रक्चर बनता है उसी तरीके से ये आप 5 बॉन्ड ना देखकर चलिए, यहां पर होगा क्या, ये जो बॉन्ड जा रहे हैं, ये जो बॉन्ड जा रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे बनाना बॉन्ड की तरह।
कोई अगर आपसे ये पूछे कि इसमें एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो दोनों ही एल्यूमिनियम, यहाँ पे दोनों ही बोरॉन ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, दोनों ही sp3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर लोग कि एल्यूमिनियम का बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पास एक और चीज है 3c4 इलेक्ट्रॉन, 3c4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? अरे 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 अरे, तो बुरा मान गया है ना। जोश में आ गया ये, जोश 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 जोश, हाउस द जोश। तो ये 3c2e का ये भी एग्जांपल है, 3c2e का ये भी एग्जांपल है। तो BH3 हो वो भी 3c2e है, AlCH3 का होल क्यूब हो वो भी 3c2e है, डायमेरिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। AlCl3 3c2e नहीं होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। जैसे ये Al Cl Cl Cl, ये Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl, लुईस एसिड है, लेकिन यहां पर लोन पेयर है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है, जिसकी वजह से ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है। तो ये अब डायमेरिक फॉर्म बन रहा है। लेकिन ये डायमेरिक फॉर्म क्या 3c2e है? नहीं बच्चों, ये देखो यहां पर 3 सेंटर है, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में और 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में भी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा यहां नहीं हो रहा था, यहां पर इस हाइड्रोजन, इस बोरॉन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये अगर BH3 बन जाता इस तरफ से और ये BH3 बन जाता इस तरफ से, तो ये दोनों कभी डाइमर ना बना पाते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लोन पेयर नहीं है कि वो दूसरे बोरॉन को या बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक सके। तो ये जुगाड़ बिठाया गया, 3c2e सिस्टम को बनाया गया, ब्रिज बॉन्डिंग कह लो, इसको बनाना बॉन्डिंग कह लो, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में यहां पर भी और यहां पर भी डीलोकलाइजेशन या ये कह लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हेर फेर ऐसा करते हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3c2e सिस्टम नहीं बल्कि 3c4e सिस्टम होता है। तो चूंकि मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, तो यार देखो A सही है, B सही है, C गलत है, D लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3। अब यहां पर ये लुईस एसिड करेक्टर बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। दोनों ही लुईस एसिड है यार, क्योंकि दोनों का ही 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सेंट्रल एटम में देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों में। अब यहां पे बच्चा बहुत जल्दी से बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट सोच पड़ता है, क्योंकि आदत होती है BF3 BCl3 BBr3 और BI3 की लुईस एसिड करेक्टर को हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ा होता है, तो हम तुरंत बैक बॉन्डिंग सोचने लगते हैं। और बैक बॉन्डिंग अगर सोचेंगे तो भैया तुम ये देख रहे हो कि क्लोरीन जो है बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक देगा, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बेकार हो जाएगी, AlCl3 में नहीं फेंक पाएगा, ऐसा करके सोच रहे हो। तो देखो AlCl3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट पे इस आंसर को अगर सोचोगे तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। तो हर किसी का नजरिया है, इसका एक्सपेक्ट बड़ा सिंपल रखो, टू द पॉइंट रखो, बोरॉन और नीचे एल्यूमिनियम। ग्रुप 13 में ये दोनों एक साथ आते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। बोरॉन इज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम, तो बोरॉन बीइंग अ सेंट्रल एटम विल ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना चाहेगा कि आओ 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 आओ। तो यानी कि इसकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है। लुईस एसिड स्ट्रेंथ अच्छी होने का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। या बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल 2p है, एल्यूमिनियम का वेकेंट ऑर्बिटल 3p है, तो ओवरलैपिंग अगर बाहर से किसी की तरफ से होगी, किसी की तरफ से बाहर से अगर होगी, तो 2p पे ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी सी ओवरलैपिंग का एक्सटेंड घटता है। तो इस नजरिए से भी देखा जाए तो लुईस एसिड ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3।
तो ए बी डी आर द करेक्ट आंसर्स। जे एडवांस 2017 का ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर आते हैं 2016 के क्वेश्चन में, जिसमें आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरैक्स के बारे में बात कर रहा है। ये पहली बार नहीं है कि बोरॉन पर या बोरैक्स पर या बोरिक एसिड पर इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब बोरॉन से रिलेटेड बैक बॉन्डिंग पर क्वेश्चन, बोरैक्स पर क्वेश्चन, आपका ऑर्थोबोरिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन, आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, स्किप हो गया दिमाग से, ये ब्रिज बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन। ये कॉमन क्वेश्चंस है, मेंस हो एडवांस हो, टकराएंगे आपको। ऑक्सी एसिड्स पर क्वेश्चन टकराते ही टकराते हैं। मतलब ये लिख लो, अभी भी लिख लो, अगले साल फिर काम आएगा, फिर से यही आने वाले हैं। एक ना एक कंसेप्ट तो इनमें से जरूर मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बीओबी बैंक, बीओबी बी, 4 बी लगाने हैं, 4 बी और सबके बीच में ऑक्साइड लिंकेज। BOB, तो B4 हो गया, O5 हो गया, यहां पर माइनस चार्ज, ओके। और इन सब के पास एक एक OH। दो बोरॉन के पास माइनस साइन आ जाएगा, 2 माइनस है ना। तो ये वाला बोरॉन 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये वाला बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इस बोरॉन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 होता है, और इसके पास भी 3 सिग्मा है, sp2 होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो। तो कह रहा है बोरैक्स के पास टेट्रा न्यूक्लियर B4O5OH4 2- यूनिट होता है, सामने बनाई है, हाँ होता है। मोर देन वन करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं ऑल बोरॉन एटम्स इन द सेम प्लेन कैसे हो सकते हैं, 2 sp2 है 2 sp3 है, कहां से सेम प्लेन में आ गए सारे के सारे, ये गलत है। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3, हाँ 2 sp2 है 2 sp3 है तो इक्वल नंबर तो है, ये बात तो सच है। 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम, हर बोरॉन पर OH 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 है, हाँ ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर ACD है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जैसा कि मैं कह रहा था आना ही आना है। तो कह रहा है अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस H3PO4 एंड PH3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या, कि 4H3PO3 हीट करने पर H3PO4 और PH3 को जन्म देता ही देता है। मतलब इसमें कोई दो राहे नहीं है। बोलो क्लियर है, पक्का है। यहां पर 3 कर दो, ये बैलेंस रिएक्शन है, तो ये भाई सही है। कह रहा है व्हाइल H3PO3 कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO4 कैन नॉट। कोई भी चीज रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है या दोनों है, ये डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। यहां पर +3 -6 यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहां पर फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रीच कर चुका है, यानी कि अपने ही कंपाउंड में जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा फास्फोरस का जिसमें +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। लेकिन ये +3 वाला, +4 +5 वाला बना सकता है, यानी कि इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एज H3PO3 फर्दर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, और जो ऑक्सीडेशन दिखलाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि ये पॉइंट भी सही है। कह रहा है H3PO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड, ये पॉइंट गलत है क्योंकि डाई बेसिक एसिड होता है। देखिए ऑक्सी एसिड जब भी बनाते हैं तो फास्फोरस के पास P डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड OH होता है, बाकी भी डिपेंड करता है क्या है। H3PO3 है तो भैया एक O और लाओ और एक H और लाओ और फिर एक H लाओ। तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं वो उसके बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। तो यानी कि यहां पर जैसे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़े, मतलब 2 OH बॉन्ड्स हैं, बेसिकली 2 OH बॉन्ड्स हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यानी कि ये क्या है, डाई बेसिक। लेकिन इन्होंने मोनोबेसिक दिया है तो आंसर गलत। और पीएच होता है रिड्यूसिंग नेचर के लिए। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, द H एटम ऑफ द पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयनाइजेबल इन वाटर। हाँ तो ये सही है ना, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ा होगा तब तक वो आयनाइजेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयनाइजेबल। सिर्फ H3PO3 में ही क्यों, किसी में भी
आयनाइजेबल नहीं होता है भाई पीएच बॉन्ड, ये बात आप ध्यान रखना। OH वाला H जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? इतना नोट हो गया? देख लो भाई अच्छे से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था बैक बॉन्डिंग पे क्वेश्चन है, बोरिक एसिड पे भी क्वेश्चन है, और ये किस पे क्वेश्चन है, हाँ ऑक्सी एसिड्स पे भी क्वेश्चन है। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, आने ही आने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का है। बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज Bi2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। बिल्कुल सही है। क्यों? देखो ना पास बी, ये N2O5 बनाएगा तो ये Bi2O5 बनाएगा, और डाउन द ग्रुप बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो भाई ये Bi2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3, तो N3 प्लस है और Bi3 प्लस है, ये स्मॉलर कैटायन है, और स्मॉलर कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से फजान रूल के तहत NF3 विल बी मोर कोवेलेंट। ये भी सही है। PH3 बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर देन NH3। वैसे तो कायदा कानून ये कहता है कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो भाई देखा जाए तो कायदे से PH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन NH3 का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसके पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि स्ट्रॉन्गर होती है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए ये भी सही है। कह रहे NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड, ये पॉइंट गलत है। कैटिनेशन पावर बेटा इसके अंदर ज्यादा होती है। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। यहां पर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो N छोटा है, ये भी N छोटा है। जब पहला बॉन्ड बनाएंगे तो इस पर जो बैठे लोन पेयर हैं ये एक दूसरे को काटने को दौड़ेंगे, दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, कैटिनेशन पावर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ABC इसका सही आंसर है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, भाई हमने सोचा चलो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा एक बार आपको सारे तरीके के क्वेश्चन इस पे करा दूं, सिंगल बेस्ड, इंटीजर टाइप, मल्टीपल, और ये है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। पूरा एनसीईआरटी से आया था, एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी से आया था। द रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कंसंट्रेटेड NaOH इन वाटर गिव्स सोडियम सॉल्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन P and Q रिस्पेक्टिवली। कह रहा है, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि Cl2 की रिएक्शन अगर आप कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ करा रहे हो और हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करा रहे हो, तो कोल्ड के साथ करा रहे हो तो NaOCl मिल रहा है, वरना NaOCl3, ये NaClO3 मिल रहा है। तो ये है हाइपोक्लोरस और ये है हाइपोक्लोरिक एसिड के सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट, समझ रहे हो? HClO3, HClO, HClO4, है ना? तो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH व्हेन रिएक्ट्स विद Cl2 गिव्स NaClH2, NaClH2 तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन हॉट कंसंट्रेटेड के साथ NaClO3 मिल रहा है और कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ NaOCl मिल रहा है। पूरा आंसर बेटा एनसीईआरटी से था, देखना, ठीक है? ये दो रिएक्शंस पता चल गई। फिर कह रहा है Cl2 और SO2 चारकोल के प्रेजेंस में प्रोडक्ट R दे रहे हैं, तो P और Q क्या है? NaOCl एंड NaOCl3। NaClO3 यार, बार बार ये क्यों निकल रहा है? ठीक है। द Cl2 गैस विद SO2 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है इट गिव्स प्रोडक्ट R। SO2Cl2 देता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये भी देख लो, ये भी है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, पूरा एकदम थप्पा लगा कर दे दिया। SO2 और Cl2 क्या दे रहा है? SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड। फिर R रिएक्ट्स विद फास्फोरस टू गिव कंपाउंड S, यानी कि कह रहा है SO2Cl2 को जब फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमको देता है
PCl5। ये देखिए, ये भी रिएक्शन थी, ये भी रिएक्शन थी, मैं दिखाता हूं आपको। ये रहा व्हाइट फॉस्फोरस, दिख रहा है, रुक जाओ। व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिल क्लोराइड गिव्स PCl5 प्लस SO2। और फिर उसके बाद कह रहा है PCl5 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में POCl3 मिलेगा, फिर उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो H3PO4 मिलेगा। तो आगे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ S मतलब PCl5 गिव्स एन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस यानी कि H3PO4। सब कुछ क्लियर है? क्वेश्चंस देख लो। कह रहा है P और Q पहचानो, पहचान लिया, हाइपोक्लोरस एंड क्लोरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट है ना इसी के, NaCl और NaOCl3। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, RST पहचानो, तो SO2Cl2 PCl5 और H3PO4। कहानी खत्म, पैसा हजम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, यही मेरा लक्ष्य रहता है। तो वी हैव सॉल्व लाइक 5 से ज्यादा थोड़े हुए हैं, 1-2 ज्यादा हुए हैं, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ठीक है JEE एडवांस, लेकिन अगर इसको सूझबूझ के साथ पढ़ें, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, NCERT को फॉलो अप करते हुए पढ़ें, तो लक्ष्य आसान है। आसान है? कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड।